एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल सर्वाइवल सिस्टम उसके अंदर होता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया। और आज हम जानेंगे इसके कुछ पावरफुल फीचर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस फोकस बनाए रखना, समझ 100% आएगा। सबसे पहले हम समझेंगे प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या होता है और कैसे आज के टाइम पर प्लाज्मिड से इंसुलिन बनाई जा रही है। मतलब वही इंसुलिन जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड में शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है, वो आज के टाइम पर प्लाज्मिड से बनाई जा रही है। सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस लेक्चर के एंड तक। तो देखो, जो प्लाज्मिड होता है वो इस तरह से कुछ गोल गोल से स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले हम कुछ न्यूक्लियोइड के बारे में जान लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाया था। मैंने वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें क्लियर की थी कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। देखो, न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड जो होता है इसे हम बोलते हैं मेन डीएनए, या आप इसे बोल सकते हो सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो सिंगल क्रोमोसोम होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इसे हम जीनोफोर या जीनोमिक डीएनए, मेन डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, हम इन सारे नाम से इस न्यूक्लियोइड को जानते हैं। और ये होता है जेनेटिक मटेरियल। सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देखो, इस तरह से होता है न्यूक्लियोइड। कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है हमें न्यूक्लियोइड का स्ट्रक्चर। दैट इज योर न्यूक्लियोइड। ये है हमारा न्यूक्लियोइड। समझे? अब प्लाज्मिड को समझते हैं। एक किसी भी सेल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो 99% जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यही न्यूक्लियोइड होता है। लेकिन इस न्यूक्लियोइड के अलावा, इस मेन डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के अंदर कुछ और भी छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े पाए जा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड होते हैं, ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? क्या ये सर्कुलर है? ये भी सर्कुलर होता है, सर्कुलर। एंड ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके अलावा हम इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब होता है, देखो, जैसे हमने यहाँ पर न्यूक्लियोइड को क्या बोला? न्यूक्लियोइड को बोला हमने सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर क्रोमोसोम है, डीएनए है मतलब। तो 99% किसी भी सेल के अंदर जो मेन डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, वो क्या है? न्यूक्लियोइड है, मतलब क्रोमोसोम है। लेकिन इस क्रोमोसोम के अलावा इस सेल के अंदर और भी स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड है, ये इस क्रोमोसोम के अलावा है, मतलब इस क्रोमोसोम से अलग है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की खास बात होती है कि ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। मतलब अगर ये चाहे कि मैं एक प्लाज्मिड से 2 प्लाज्मिड बना लूँ तो ये बना सकता है। इसे इस मेन डीएनए की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपना काम खुद ब खुद कर सकता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मतलब इस डीएनए के अलावा जो भी डीएनए है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसकी एक खास बात होती है कि ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब अपनी कॉपी खुद ब खुद बना सकता है। इसे इस मेन डीएनए की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली।
मतलब दे डू नॉट परमिशन ऑफ न्यूक्लियोइड, परमिशन ऑफ न्यूक्लियोइड। इसे इस न्यूक्लियोइड की, इसे अपनी कॉपी बनाने के लिए इसे इस मेन डीएनए की, इस मेन जेनेटिक मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, अब इसके बारे में एक दो और पॉइंट लिखते हैं हम। इसे रफ कर देती हूँ। ये जो न्यूक्लियोइड होता है ये क्या करता है, ये कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। मैं समझाती हूँ, एक बार लिखो आप। इट प्रोवाइड सम फिनोटाइपिक कैरेक्टर, फिनोटाइपिक कैरेक्टर, कैरेक्टर टू बैक्टीरिया, कैरेक्टर टू बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया जो होता है उसको कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब उसे प्रोटेक्शन देता है एंटीबायोटिक से। कैसे? समझ लो कि ये कोई बैक्टीरिया की सेल है और इस पर मैं एक एंटीबायोटिक डाल रही हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये मेन डीएनए है, ये इस बैक्टीरिया के मेन डीएनए मतलब न्यूक्लियोइड है। इस मेन डीएनए के अलावा भी हमें इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ डीएनए और भी देखने को मिल रहे हैं जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, समझ लो इस प्लाज्मिड के अंदर एक स्पेशल टाइप का जीन प्रेजेंट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। और जो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो समझ लो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का जीन है। जैसे ही मैं इसके ऊपर स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स डालूंगी, एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? एंटीबायोटिक्स का काम होता है जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर स्ट्रेप्टोमाइसिन डालूंगी तो इस बैक्टीरिया को मर जाना चाहिए ना, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं मरता। क्यों? क्योंकि इस प्लाज्मिड के पास पहले से ही एक स्पेशल टाइप का जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन से लड़ने वाला जीन। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके ऊपर डालेंगे, ये जो जीन है ये अपने आप को एक्टिवेट कर देगा, और जैसे ही एक्टिवेट होगा आरएनए बनाएगा और आरएनए से प्रोटीन, और जो वो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन इस एंटीबायोटिक से लड़ लेगा और ये जो बैक्टीरिया है ये सेफ हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो बैक्टीरिया है, ये प्लाज्मिड जो है, इस बैक्टीरिया को फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। फिनोटाइपिक का मतलब क्या है? फिनोटाइपिक कैरेक्टर का मतलब होता है स्ट्रक्चर रिलेटेड। कहीं ना कहीं इसके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई चेंजमेंट लेके आ रहा है। इसके जो मेम्ब्रेन है उसको लॉक कर देता है, जिससे जो एंटीबायोटिक्स है वो इसके अंदर जा ही ना पाए। और जब एंटीबायोटिक्स इसके अंदर जा ही नहीं पाएगी तो ये इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही ये मरेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्लाज्मिड के बारे में एक और पॉइंट लिखो। इट एक्ट्स एज जीन टैक्सी, जीन टैक्सी, या फिर आप बोल सकते हो इसे वेक्टर। It acts as gene taxi and helps to transfer any gene या फिर डीएनए बोल लो, डीएनए के टुकड़े को हम बोलते हैं जीन। एनी जीन इन बैक्टीरिया, इसका मतलब क्या है? इट एक्ट्स एज जीन टैक्सी एंड हेल्प्स टू ट्रांसफर एनी जीन। मतलब क्या है इसका कि ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करता है? जीन को एक ऑर्गेनिज्म के जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ये प्लाज्मिड। मतलब जैसे आपको अगर कहीं जाना होता है तो आप टैक्सी में बैठ कर जा सकते हो ना कहीं, उसी तरह से ये जो है, ये प्लाज्मिड जो है ये जीन टैक्सी की तरह काम करता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम इंसर्ट करके भेज सकते हैं इस प्लाज्मिड के थ्रू। कैसे समझते हैं? रुको, इसे एक
एक बार अच्छे तरीके से समझते हैं, एक बार नोट कर लो। मान लो ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए है। मेन डीएनए को क्या बोलते हैं? मेन डीएनए को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। मान लो ये न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। इस न्यूक्लियोइड के अलावा, मतलब इस मेन डीएनए के अलावा भी यहाँ पर कुछ डीएनए पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ओके, अब समझो कि इस ये जो प्लाज्मिड है इसके पास एक जीन है। सबसे पहले तो ये समझो कि ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, राजा मॉलिक्यूल होता है, जो क्या करता है? काम बताता है। करता कौन है? प्रोटीन करता है। तो सबसे पहले ये डीएनए क्या करेगा? डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन काम करता है। अंडरस्टैंड? अब देखो, समझ लो कि ये जो जीन है ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो क्या करता है? जो एंटीबायोटिक से लड़ता है, एंटीबायोटिक्स के अगेन काम करता है। ये एक बैक्टीरिया का सेल है। जैसे ही हम इसके ऊपर एंटीबायोटिक डालेंगे, एंटीबायोटिक, तो क्या करेगा? ये जो बैक्टीरिया है ये अपने इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एक्टिवेट कर देगा और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या करेगा? आरएनए बनाएगा और आरएनए से प्रोटीन बनाएगा और ये प्रोटीन इस एंटीबायोटिक से लड़ लेगा और ये जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है ये सेफ हो जाएगा। ये बात समझ आई कि कैसे ये फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये हमारी तरह अगर हम में लड़ाई होती है तो हम थप्पड़ मार लेते हैं, या फिर ज़्यादा भयंकर लड़ाई है तो क्या करते हैं? लाठी डंडे से मारते हैं। लेकिन बैक्टीरिया ऐसा कुछ नहीं करता। बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया किसी न किसी तरह से जो ये बैक्टीरिया अपने मेम्ब्रेन को क्या करता है? लॉक कर लेता है। जब मेम्ब्रेन लॉक हो जाएंगी तो एंटीबायोटिक्स उसके अंदर नहीं जा पाएंगी और जब एंटीबायोटिक्स उसके अंदर गई ही नहीं तो जो बैक्टीरिया की जो सेल है ये सेफ हो जाती है। पहली बात समझे। उसके बाद ये जीन टैक्सी की तरह कैसे काम करता है समझो। देखो, अगर ये तुम हो, समझ लो, और ये तुम्हारा डीएनए है। अगर मैं तुम्हारे डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब एक डीएनए का एक जीन, एक छोटा सा टुकड़ा मैं इस बैक्टीरिया के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट कर दूं, डायरेक्ट डाल दूं, तो क्या ये बैक्टीरिया इसे छोड़ देगा? नहीं, ये बैक्टीरिया इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों? जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी प्रोटोजोन्स, कोई भी फंगस, कोई भी वायरस अटैक करता है तो आपकी बॉडी उससे लड़ती है ना? बिल्कुल लड़ती है। उसी तरह से ये बैक्टीरिया जो है, जैसे ये डीएनए, आपका डीएनए इसके अंदर आएगा, जैसे ही इसके अंदर फॉरेन मॉलिक्यूल आएगा, ये बैक्टीरिया तो आपके डीएनए को नहीं पहचानती, ये क्या करेगी? ये इसे डिस्ट्रॉय कर देगी। तो हमने एक तिगड़म लगाया। हमने क्या किया? हमने इस बैक्टीरिया के इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला और प्लाज्मिड को बाहर निकाल के उसके बाद इस जीन को हमने इसके अंदर डाला और वापस इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा? जब ये प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट तो करती ही है, जैसे ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेगी तो ये अपने साथ साथ हमारी जो जीन है उसकी भी कॉपी बना देगी। इस तरह से ये जीन टैक्सी की तरह काम करती है। लेकिन ये जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया के अंदर हुई क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक से इसे रक्षा प्रदान करती है। उसके बाद अगर समझो कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये यहाँ पर ना होकर इस मेन डीएनए के ऊपर होता तो क्या ये बैक्टीरिया को बचा पाता? नहीं बचा पाता। रेयर केसेस में बचा पाता, लेकिन ये नहीं बचा पाता। कैसे? समझ लो कि कोई डेंजर तुम्हारे पास आ रहा है और तुम एकदम स्लो रिप्लाई कर रहे हो, तब तक तो वो तुम्हें उड़ा देगा। लेकिन इसीलिए यू नीड टू रिस्पॉन्स फास्ट, यू नीड टू रिप्लाई फास्ट।
हमें फास्ट रिस्पॉन्स की जरूरत है, और फास्ट रिस्पॉन्स कौन कर रहा है? ये गोल मटोल से स्ट्रक्चर प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या करते हैं? ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और ये फटाफट से आरएनए बना लेते हैं और आरएनए से प्रोटीन बना लेते हैं, और ये प्रोटीन जो है ये इस एंटीबायोटिक से लड़ लेता है। लेकिन ये जो है ये न्यूक्लियोइड होता है, और न्यूक्लियोइड मेन डीएनए होता है। मेन डीएनए को अपनी कॉपी बनाने में अच्छी खासी टाइम लगती है, काफ़ी सारा टाइम लगता है इसको अपनी कॉपी बनाने में, इतना टाइम नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। जैसे आज के टाइम पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। देखो, जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो इंसुलिन हार्मोन का नाम सुना होगा आपने, बॉडी के अंदर जो ब्लड में शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। तो पहले के टाइम पर अगर मेरी बॉडी में पेनक्रियाज, जो मेरी पेनक्रियाज है वो अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है और मेरी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पा रही है, तो मैं बाहर से आर्टिफिशियली लूँगी, इंजेक्शन लूँगी इंसुलिन का। तो पहले के टाइम पर क्या करते थे कि वो इंसुलिन जो लेते थे हम, वो जानवरों से निकाले जाते थे। जैसे अगर कोई सूअर मर गया, कोई गाय मर गई, कोई बकरी मर गई, तो उससे क्या करते थे? उससे निकाल लेते थे कुछ अगर उनमें पेनक्रियाज में अगर कुछ इंसुलिन बची होती थी तो उनमें से निकाल लेते थे, और फिर वो इंसुलिन ह्यूमंस के अंदर इंसर्ट किया जाता था, जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट भी दिखते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस एडवांस होती चली गई, साइंटिस्टों ने क्या किया, जो बायोटेक्नोलॉजर्स होते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं, वो उन्हें पता चला कि हम बैक्टीरिया से ये काम करवा सकते हैं ईजिली। हम साइंस इतनी एडवांस है कि हम पता लगा सकते हैं हमारी सेल के अंदर वो कौन सी स्पेशल जीन है जो इंसुलिन हार्मोन बना रही है, और उसको निकाला जाता है और फिर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और वो बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करवाया जाता है बड़े बड़े टैंक्स में, जिसे हम बायोरिएक्टर बोलते हैं। इसकी फुल डिटेल हम उसमें क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये था प्लाज्मिड के बारे में, नोट कर लो एक बार, ये सिर्फ समझने के लिए था। ये बाकी चीज़ें ये जो पहले करवाया था इसे नोट कर लो आप। अब हम समझेंगे कि मीजोसोम क्या होता है। ये बैक्टीरिया भी सोचते होंगे कि मैं तो सिर्फ सरवाइव करने के लिए आया था, लेकिन ये ह्यूमंस मुझसे इंसुलिन बनवा रहे हैं। आज के टाइम पे पता है क्या करते हैं? जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, मैंने आपको बताया था कि ये 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड कर लेता है। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की वो होती है प्लाज्मिड, PR322, PBR322 या फिर बोल लो आप PUC। ये स्पेशल टाइप के डिज़ाइंड प्लाज्मिड होते हैं। इनको ई कोलाई के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और आज के टाइम पर ई कोलाई से इंसुलिन बनवाया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, जिससे हमें हमारे ही इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिससे हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो प्लाज्मिड के बारे में अगर फुल डिटेल जाननी है तो वो हम क्लास 12th में देखेंगे। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जीन टैक्सी नाम आ गया था, प्लाज्मिड नाम आ गया, तो इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत थी। अगर हम इसे छोड़ देते तो फिर समझ नहीं आते आगे की चीज़ें। अब हम मीजोसोम को पढ़ते हैं, ठीक है? मीजोसोम क्या होता है? मीजोसोम जब मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था तो मैंने इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर बनवाए थे आपको, इस तरह से। इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर थे जिसे हम इन तीनों को मिलाकर क्या बोल रहे थे? मीजोसोम। ये ट्यूब्यूल, वेसाइकल और लैमेली, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं मीजोसोम। तो मीजोसोम क्या होते हैं? इट इज, लिखो, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन, मतलब खिंच गई, एक्सटेंशन या फिर बोल सकते हैं इनवेजिनेशन और इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर के साइड, मतलब इनवेजिनेशन का मतलब क्या होता है? अंदर की साइड। इवेजिनेशन का मतलब क्या होता है? बाहर की साइड। एक्सटेंड हो गई, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की साइड, अंदर की साइड खिंच गई, जिससे क्या बना? मीजोसोम बना। और ये जो मीजोसोम होती है ये
कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है एक प्रोकैरियोटिक सेल की, मतलब ये किसी भी यूकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलती। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ प्रोकैरियोटिक सेल। और लिखो कि इसकी 3 फॉर्म्स हो सकती है। देयर आर 3 फॉर्म्स। इसकी 3 फॉर्म्स हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहली जो है वो टिब्यूल, लिखो टिब्यूल, एंड देन वेसिकल एंड लैमेली। अब ये करते क्या हैं, ये टिब्यूल, वेसिकल, लैमेली, ये करते क्या हैं समझो, नोट कर लो इसे एक बार। सबसे पहला है टिब्यूल। ये है एक हमारी सेल मेम्ब्रेन, एक सेल की सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या हुई, ये अंदर की साइड इनफोल्ड हो गई, अंदर की साइड इनफोल्ड हो गई, और मतलब यहाँ पर क्या बन गया, ट्यूबुलर मेसोसोम। और यहाँ पर हमारी प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पर हमारा। तो ये जो ट्यूबुलर मेसोसोम है, ये क्या करती है, इस जेनेटिक मटेरियल को, इस मेन डीएनए से जाकर अटैच हो जाती है, इस मेन डीएनए को जाकर पकड़ लेती है। और आपको पता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होती है, तभी तो ये कभी मेसोसोम बना ले रही थी, कभी फ्लैजिला बना ले रही थी, कभी क्रोमेटोफोर बना रही थी। तो ये क्या करेगी, ये फ्लेक्सिबल तो होती ही है, तो ये क्या करेगी, ये एक और ट्यूब की फॉर्मेशन कर लेगी, मतलब ये 2 ट्यूब बना लेगी। और जैसे ये 2 ट्यूब बनाएगी तो ये क्या करेंगे, एक डीएनए के स्टैंड को ये पकड़ लेगी और एक डीएनए के स्टैंड को ये पकड़ लेगी, मतलब ये डीएनए के दोनों स्टैंड को सेपरेट करते हैं। और जैसे ये डीएनए के दोनों स्टैंड को सेपरेट करेंगे तो डीएनए के एक स्टैंड के पास ये पावर होती है, ये शक्ति होती है कि वो अपना दूसरा स्टैंड खुद बना ले। तो ये क्या करेगा, ये अपना दूसरा स्टैंड खुद बना लेगा। ये जो पहला स्टैंड है ये क्या करेगा, ये अपना एक स्टैंड फॉर्म कर लेगा, ये अपना एक स्टैंड फॉर्म कर लेगा, और ये भी अपना एक स्टैंड फॉर्म कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर डीएनए की जो स्टैंड की सेपरेशन हुई, डीएनए के जो स्टैंड की सेपरेशन हुई उसे भी मेसोसोम ने कराया। और सेपरेशन होने के बाद जो रेप्लिकेशन होती है उसमें भी हेल्प करता है कौन, मेसोसोम। मतलब जो ट्यूबुलर मेसोसोम है उसका काम क्या है, सबसे पहला तो ये क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन। एंड ये सेकंड क्या कर रहा है, जब ये डीएनए के दोनों स्टैंड्स तैयार हो जाते हैं तो इन दोनों स्टैंड्स को सेल के अलग अलग कोने पर ले जाने का काम भी ये ट्यूबुलर मेसोसोम ही करता है। ये क्या करेंगे, ये इस साइड आ जाएंगे और ये इस साइड चले जाएंगे। मतलब डीएनए को बनाया भी इसने, रेप्लिकेशन में हेल्प किसने की, मेसोसोम ने, ट्यूबुलर मेसोसोम ने। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन में भी कौन हेल्प कर रहा है, यही। मतलब सेल के अलग अलग कोने पर ले जाने का काम भी कौन कर रहा है, ट्यूबुलर मेसोसोम। डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है और डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन भी यही करता है। डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस क्या है, पर्पस क्या है ये सब करवाने की, तो देखो किसी भी सेल का पर्पस क्या है, रिप्रोडक्शन। मान लो अगर मैं इस सेल को यहाँ से कट कर दूँ,
यहाँ से मैंने कट किया तो क्या हुआ कि आधा डीएनए जो था वो इस सेल में चली गई। 2 डीएनए मैंने जब बनाया तो आधा जो डीएनए था वो इस सेल में चली गई, आधा डीएनए इस सेल में आ गई, मतलब आधी इन्फॉर्मेशन गई। तो क्या ये सेल आगे डिवाइड कर पाएगा? क्या आगे ये सेल सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन गई और आधी इन्फॉर्मेशन में ये सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका पर्पज़ होता है कि अब जब ये सेल डिवाइड करेगा, यहाँ से जब सेल डिवाइड करेगा तो दोनों के पास जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो इक्वल अमाउंट में जाएंगे। मतलब दोनों के पास जो डीएनए है वो एकदम सेम अमाउंट में है, दोनों के पास जो कैरेक्टर है वो एकदम सेम है। तो जो दोनों के दोनों सेल दिखेंगे वो एकदम इक्वल साइज के दिखेंगे। तो ये थी ट्यूब्यूल के बारे में। अब हम देखेंगे वेसाइकल। वेसाइकल क्या होता है? वेसाइकल, ये वेसाइकल गोल मटोल सा स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। ये सेल मेम्ब्रेन है समझ लो। तो यहाँ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं वेसाइकल। वेसाइकल, ये वेसाइकल क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में और सिक्रीशन, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। जो भी सेल के अंदर जो भी सिक्रीशन बन रहा है, जो भी चीज़ें बन रही है, उन सब का ट्रांसपोर्ट करने का काम, क्योंकि ये गोल मटोल सा थैला जैसा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करेगा? जो भी सिक्रेशन बन रही है सेल के अंदर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करेगा? ये वेसाइकल। उसके बाद अगर हम बात करें कि समझ लो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर होती है सेल वॉल। तो यहाँ पर जो भी सिक्रीशन बन रहा है वो इधर जा रहा है। मान लो ये सेल वॉल के लिए, इसके अंदर जो सिक्रीशन बना है ये सेल वॉल को बनाने के लिए लेके जा रहा है। तो यहाँ पर सिक्रीशन इसको मिलता रहेगा सेल वॉल को, और सेल वॉल मोटी होती रहेगी, थिक होती रहेगी और सेल वॉल बनती रहेगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है और ये क्या करता है? ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद हमारी एक लैमेली रह गई। लैमेली का काम क्या होता है? लैमेली, थर्ड इज लैमेली। लैमेली जो था वो इस तरह का स्ट्रक्चर था। लैमेली क्या करता है? ये करता है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई। जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होती है तो रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, और रेस्पायरेशन होता है मतलब एनर्जी बनती है। सरफेस एरिया बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स इससे ऊपर आ जाते हैं। जैसे मेरी अभी जो फिंगर्स है वो ऐसे है, जैसे मैंने फिंगर्स को खोला तो यहाँ पर क्या हुई? जो मेरे फिंगर्स की जो सरफेस एरिया थी वो बढ़ गई। उसी प्रकार से यहाँ पर जो लैमेली है यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाती है। जहाँ भी एनर्जी की फॉर्मेशन होती है वहाँ जो सरफेस की जो एरिया होती है वो बढ़ जाती है। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो काम कौन करता है? तो वो काम करता है मीजोसोम। मीजोसोम क्या करता है? प्रोकैरियोटिक सेल में एनर्जी बनाने का काम करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोटिक सेल में क्या करती है? एनर्जी फॉर्मेशन का काम करती है। जैसे देखो, अगर हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसमें भी एक मेम्ब्रेन तो ऐसी नॉर्मल होती है, लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है जिस पर एनर्जी बनती है वो इस तरह से फोल्डेड होती है। तो ये काम होता है हमारे लैमेली का। अब हम एक और फीचर प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ लेते हैं, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर क्या होता है? हेडिंग डालो, क्रोमैटोफोर।
तो देखो, क्रोमा का मतलब होता है या क्रोमेटो का मतलब होता है कलर, और 4 का मतलब होता है ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको जब स्ट्रक्चर बनाया था मैंने आपको वहाँ बताया था, ऐसी ट्यूब जो कलर को कंटेन करती है, जो कलर को अपने ऊपर आने देती है, उसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो 4 का मतलब क्या है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, मतलब लंबी सी जो स्ट्रक्चर है जो कलर कंटेन कर रही है उसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। और ये जो कलर है ये आया कैसे, किसकी वजह से आया, ये पिगमेंट्स की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स की वजह से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये क्रोमेटोफोर कैसे बनता है, तो क्रोमेटोफोर भी कहीं ना कहीं इनफोल्डिंग से बनता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं इनफोल्ड हो रही है अंदर की साइड, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप बोल लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, देखो समझ लो ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये है हमारा क्रोमेटोफोर। इस क्रोमेटोफोर के ऊपर अलग अलग तरह के कलर्स प्रेजेंट है, अलग अलग तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे ब्लू कलर का पिगमेंट्स, ग्रीन कलर का पिगमेंट्स, ये सारे के सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि जो क्रोमेटोफोर है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, किस बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, तो वो है हमारा साइनोबैक्टीरिया, या फिर आप बोल सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसे हम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया कहते हैं, क्यों है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके, सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना खुद बना लेता है। तो ये थे हमारी क्रोमेटोफोर के बारे में। अब हम कुछ इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्लाज्मिड हेल्प बैक्टीरिया इन, प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया के किस में हेल्प करता है। ऑप्शन ए है फूड स्टोरेज, ध्यान से लेक्चर को देखा तो आप क्वेश्चन सही कर दोगे, एटीपी सिंथेसिस, एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंड डी है मूवमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन करो। एंड सेकंड क्वेश्चन है प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एंड राइबोसोम। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के किस में हेल्प करता है, क्या वो फूड को स्टोर करता है, बिल्कुल नहीं। एटीपी सिंथेसिस करता है, एनर्जी बनाता है, नहीं। क्या वो मूवमेंट में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाता है, वो तो फ्लैजिला का काम होता है। तो ये क्या करता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी बैक्टीरिया को।
उसके बाद प्लाज्मिड क्या है, क्या वो प्रोटीन बॉडीज है, राइबोसोम है या लीनियर डीएनए है? वो होता है सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। मीजोसोम के बारे में कुछ क्वेश्चन करो। राइबोसोम एग्रीगेशन, बोलो मीजोसोम कैसे बनता है? सेल वॉल के फोल्डिंग से बनता है? बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर होती है, वो तो फोल्ड हो ही नहीं सकती। उसके बाद राइबोसोम एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब नहीं पता होगा, एग्रीगेशन का मतलब होता है कलेक्शन। कलेक्शन क्या राइबोसोम एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है उससे मीजोसोम बनता है? नहीं। साइटोप्लाज्म के डिवीजन से बनता है? नहीं। जो मीजोसोम बनता है वो इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड फोल्ड होने से क्या बनता है? मीजोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब मैं आपको कुछ और एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। एक बार सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी एकदम अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ देखो सेल वॉल के बारे में देख लो। सेल वॉल, तो सबसे पहली जो बात है सेल वॉल के बारे में वो है कि इट इज रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर मतलब काफ़ी टफ स्ट्रक्चर होती है, काफ़ी मजबूत होती है, कठोर होती है, इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। और ये क्या करती है? ये किसी भी बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये जो सेल वॉल होती है ये सभी में प्रेजेंट नहीं होती, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, ये कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होती है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल वॉज एब्सेंट होती है, और इस माइकोप्लाज्मा को हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। प्लियो का मतलब होता है चेंज, किसको चेंज कर लेता है? मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर। कैसे? देखो माइकोप्लाज्मा जो होता है यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर जो रिजिड स्ट्रक्चर थी, जो टफ स्ट्रक्चर थी सेल वॉल, वो है ही नहीं, तो ये अपने आप को चेंज कर सकता है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली बाहर की साइड, बाहर की तरफ ये अपने आप को चेंज कर सकता है, इसलिए हम इसे प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके बाद अगर हम सेल वॉल की बात करें तो जो आर्की बैक्टीरिया होता है या फिर यू बैक्टीरिया जो होता है, सबसे पहले नोट डाल के एक पॉइंट लिखो। हम जब सेल वॉल की बात करें तो ये भी कर ही लेते हैं। यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनी होती है, मतलब ट्रू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ग्लाइकन की बनी होती है। और वहीं अगर मैं उसकी बात करूं, यू बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया के अलावा कौन सा बैक्टीरिया होता है? एक यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनी होती है वो स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। स्यूडोम्यूरिन। एक बार रिवाइज करते हैं। सेल वॉल जो है माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, और माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है इसीलिए हम इसे प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यू बैक्टीरिया में
सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगी। सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिख लो एक ही बात, ये फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में लिपिड जो है 70% है और प्रोटीन 20% है, 10% और कोई चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, ऐसे होती है हमारी। अब एक दो और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप बताओ, 4th, पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन, पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ प्रेजेंट होती है? आर्की बैक्टीरिया। अभी अभी करवाया, और क्वेश्चन गलत हुआ तो देख लेना। यू बैक्टीरिया, फंगस या फिर वायरस। बोलो, पेप्टाइडोग्लाइकन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? वायरस में? बिल्कुल नहीं। फंगस में? नहीं। आर्की बैक्टीरिया में? नहीं। यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक क्यूरियस रहो, कंसिस्टेंट रहो, स्टे हैप्पी, स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।